Hello everyone. Today we are going to learn about chapter 3 of class 7th history. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर क्या किया था. सो इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड कि जो मंगोल थे, चंगेज़ खान की आर्मी थी, उसने ईरान के ऊपर हमला किया था और वो चाहता था कि वो इंडिया के ऊपर भी रूल करे. लेकिन जो दो रूलर्स थे हमारे यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने बहुत ही बड़ी अपनी आर्मी को मेंटेन किया था और उन्होंने मंगोल्स को इंडिया के अंदर आने से रोक रखा था. तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से रूलर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल्स के अटैक के लिए क्या किया और अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे बचने के लिए क्या किया. सो लेट अस लुक एट अलाउद्दीन खिलजीज वर्क. So during the time of Alauddin Khilji, Delhi was attacked twice. So in 1299, 30 and in 1302, 1303. तो यहाँ पे दो बार अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मंगोल्स ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था. तो उनसे बचने के लिए, डिफेंसिव मेजर के लिए, अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत ही बड़ी आर्मी को अपने पास रखा था. मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत थी उसके ऊपर अटैक हुआ, बहुत ही शुरुआत के सालों में ही हो गया था. मंगोल आर्मी को मोहम्मद बिन तुगलक ने हरा दिया था. वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो मंगोल्स को हरा सकता है और उसने प्लान किया था कि वो जाके ट्रांसोक्सेनिया, ईरान के ऊपर भी जाके अपना कब्जा करेगा और उसने भी एक बहुत ही बड़ी आर्मी अपनी तैयार की थी. अलाउद्दीन खिलजी कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सिरी फॉर हिज सोल्जर्स. अलाउद्दीन खिलजी ने एक सैनिकों के रहने के लिए नया शहर बना लिया था, उस शहर का नाम था सिरी. लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने एक नया शहर बनाने के बजाय क्या किया था, द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 cities ऑफ दिल्ली, दिल्ली एकूना वॉज एम्प्टीड फॉर इट्स रेजिडेंट्स एंड सोल्जर्स गैरिसन देयर. तो दिल्ली एकूना नाम का शहर था जहाँ पे लोग रहते थे नॉर्मली. इनको यहाँ से दौलताबाद नाम की जगह पे भेज दिया गया और जितने भी सैनिक थे उन सभी को दिल्ली एकूना में रहने के लिए रखा गया. Soldiers had to be fed. This was done through the process of collection of tax from the lands between Ganga and Yamuna. Tax was fixed at 50% of the peasants' yield. तो सोल्जर्स को, अब इतना बड़ा उन्होंने आर्मी रखा है तो उनको खाना भी खिलाना पड़ेगा, तो इसके लिए उन्होंने टैक्स रखा था. तो टैक्स कौन लोग देते थे? जो गंगा और यमुना के बीच के एरिया में रहते थे, जहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी होती थी. और उनको टैक्स कितना देना होता था? 50% ऑफ द क्रॉप यील्ड की, जितने भी उनकी खेती होगी उसका 50% हिस्सा वो अपना राजा को देंगे एज टैक्स. मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी. जिस एरिया के अंदर सोल्जर्स रहते थे वहीं से वो टैक्स कलेक्ट करते थे. बट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लेविड एडिशनल टैक्सेस. अब उनकी आर्मी इतनी ज़्यादा बड़ी होती थी तो केवल एक टाइप के टैक्स से खर्चा पूरा नहीं चल पाता था, तो उनको एडिशनल टैक्स भी देने पड़ते थे. और सेम टाइम पे यहाँ पे फेमीन, मतलब अकाल आ गया तो लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और उनको बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस भी पे करने पड़ रहे थे. द सोल्जर्स हैड टू बी पेड. अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रादर देन इक्तास. तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोल्जर्स को इक्तास की बजाय, मतलब जो हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसकी बजाय इसने कैश में पेमेंट करनी शुरू कर दी थी. द सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम मर्चेंट्स इन दिल्ली. इट वॉज दस फियर दैट मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइस. तो लोगों को लगता था, क्योंकि अब उन्हें पैसे से सामान खरीदना है, तो लोगों को लगता था कि कभी जितने भी व्यापारी हैं वो अपना रेट ना बढ़ा दे, सामान का जो प्राइस है उसको इंक्रीज़ ना कर दे. तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए किया था कि सभी प्राइसेस, जितना भी सामान दिल्ली के अंदर बेचा जाएगा, चाहे एक सुई हो या फिर कोई बहुत ही बड़ा जानवर हो, हर एक का प्राइस इसने फिक्स कर दिया था. प्राइसेस वर केयरफुली सर्वेड बाय ऑफिसर्स एंड मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स वर पनिश्ड. कि हर किसी, जैसे बाज़ारों के अंदर चेकिंग चलती थी कि कोई भी जितना प्राइस स्टेट ने रखा है, जितना प्राइस राजा ने रखा है उससे ज़्यादा पे तो नहीं बेच रहा है. अगर कोई इनको ज़्यादा रेट पे बेचता हुआ मिल जाता था तो उसको पनिशमेंट भी मिलती थी. मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स इन कैश. तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने भी अपनी जितनी भी सोल्जर्स को सैलरी देनी थी वो भी कैश में देता था. लेकिन प्राइस कंट्रोल की बजाय इसने क्या किया था, इसने टोकन करेंसी के रूप में चालू कर दिया था लोगों को सैलरी देना. तो टोकन करेंसी को एक तरीके से, जैसे आज के टाइम पे हम नोट यूज़ करते हैं, रुपीज़ के सिक्के यूज़ करते हैं, उसी तरीके से इसने भी एक करेंसी का निर्माण किया था. ये जो करेंसी थी पहले सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे, लेकिन ये इससे हल्के मटेरियल से बनाई गई थी. ओके, तो जो पीपल थे 14th सेंचुरी के, उनको इस सिक्के पे, जो नए सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे,
इनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट वो लोग थे, तो उन्होंने अपने सोने और चांदी के सभी सिक्कों को बचा के रखा ताकि वो बाद में यूज़ कर सकें। और जो ये बहुत ही कम वैल्यू के सिक्के थे, इनको उन्होंने जल्दी जल्दी खर्चना शुरू कर दिया। ये सिक्के इतने ज़्यादा चीप थे, बहुत ही सस्ती क्वालिटी के थे, ठीक है, बहुत ही सस्ते मेटल के बने हुए थे। तो लोग इनके साथ क्या करते थे, इनको घर में ही उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। सो दिस चीप करेंसी कुड ऑल्सो बी काउंटरफिटेड ईजिली, मतलब वो नकली सिक्के भी बनाने लोगों ने शुरू कर दिए थे। Alauddin's administrative measures were quite successful. The chroniclers praised his reign for its cheap prices and efficient supplies of goods in the market. He successfully withstood the threat of the Mongol invasion. जो लोग थे जो तारीख लिखते थे और तारीख लिखते थे और जितने भी हिस्टोरियंस रहे हैं, उन सभी ने अलाउद्दीन खिलजी की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की है। उसके सभी कामकाज की, उसके जो राजपाट था, उसके शासन की सभी ने बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की है कि वो एक बहुत ही अच्छा सफल रूलर था। उसने प्राइसेस पे भी कंट्रोल लगाया कि अपने टाइम पे उसने महंगाई नहीं होने दी और लोगों को बहुत ही अच्छी उसने फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी थी। मंगोल की आर्मी से भी उसने इंडिया को बचा लिया था मंगोल के अटैक से। मोहम्मद बिन तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था वो एक फेलियर था। इस टाइम पे इंडिया के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। हिज कैंपेन इन टू कश्मीर वॉज अ डिजास्टर। ही गेव अप हिज प्लान्स टू इन्वेड द ट्रांसैक्सोनिया एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी। तो इसने क्या किया था, इसके प्लान्स थे कि मैं बहुत ही बड़ा अपना राज्य बनाऊँ, बहुत ही दूर दूर तक अपना साम्राज्य फैलाऊं, लेकिन इसने अपने सभी प्लान्स को एक तरफ रख दिया और ना ही ये ट्रांसोक्सेनिया में लड़ने के लिए गया, जो हमने शुरू में देखा। ये जा रहा था ईरान में लड़ाई करने के लिए मंगोल्स के खिलाफ, तो इसने वो प्लान भी अपना रद्द कर दिया। कश्मीर में भी इसने अपनी लड़ाइयाँ रद्द कर दी। मीनवाइल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस। जितने भी उसने फैसले लिए, जैसे दिल्ली से लोगों को दौलताबाद भेजने के और उसके बाद दौलताबाद से ही वापस लोगों को दिल्ली ले आया था, तो इन सभी ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की लोगों की लाइफ में। द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वॉज रिजेंटेड। लोग जो हैं दिल्ली से दौलताबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे नहीं जाना चाहते थे। द रेजिंग ऑफ टैक्सेस एंड फेमिन इन द गंगा यमुना बेल्ट लेड टू वाइड स्प्रेड रिबेलियन एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड। तो जो गंगा और यमुना बेल्ट के बीच में लोग रहते थे, उनके मोहम्मद बिन तुगलक ने टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, जिसकी वजह से उन्होंने रिबेल करना शुरू कर दिया। वो लोग सुल्तान के खिलाफ खड़े हो गए और फाइनली जो टोकन करेंसी थी, जो इसने नए सिक्के चलाए थे, उसको भी हटाना पड़ा, क्योंकि अब वो सिक्के लोग घर में ही बना रहे थे। नकली सिक्कों का निर्माण इसके राज्य में चालू होना शुरू हो गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो फेलियर्स थे, उसके राजपाट में बहुत सारी फेलियर्स आए, बहुत ही अच्छा उसने शासन नहीं किया। तो इसके चक्कर में हम कई बार ये भूल जाते हैं कि वो पहला रूलर था जिसने मंगोल्स के साथ लड़ाई की थी और वो जीत भी गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसके मेजर्स जो थे मंगोल से बचने के लिए, वो डिफेंसिव थे, मतलब वो बचाव कर रहा था कि अगर मंगोल्स अटैक करते हैं तो वो कैसे इनको अपने पूरे एरिया को बचाए। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसका जो मिलिट्री की स्ट्रैटेजी थी वो बहुत ही ऑफेंसिव थी कि मैं जाके खुद लड़ाई करूं और मंगोल्स जो हैं उनको बचाव करना है तो वो करें, वरना हमारी लड़ाई बहुत ही अच्छे से होगी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज मिलिट्री पावर। वो अपनी मिलिट्री के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शान और गर्व रखता था। नाउ लेट अस लुक एट द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा है, खलजीज़ के बारे में, तुगलक्स के बारे में, और सबसे पहले जो आए थे टर्क्स, उनके बारे में पढ़ा है। तो तुगलक्स वगैरह के आने के बाद क्या हुआ था, सैयद और लोदी डायनेस्टी भी आए थे जिन्होंने दिल्ली और आगरा में रूल किया था। उसके बाद मतलब उस टाइम तक इंडिपेंडेंट किंगडम्स आने शुरू हो गए थे, मतलब लोग जो हैं वो अपना इंडिपेंडेंटली शासन करने लग गए थे। अपने आप को उन्होंने छोटे छोटे एरियाज़ का राजा घोषित करना चालू कर दिया था। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच सो द इमर्जेंस ऑफ न्यू रूल ग्रुप्स लाइक द अफगान्स एंड राजपूत। इस टाइम पे अफगान और राजपूत जो राजा थे वो भी बढ़ने लग गए थे, उन्होंने भी अपना शासन शुरू कर दिया था। सम ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश्ड इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्टर्ड। बहुत ही छोटे छोटे इस टाइम पे राज्य हुआ करते थे, लेकिन उनका कामकाज बहुत ही अच्छे से संभाला जाता था। शेर शाह सूरी नाम का एक राजा था, उसने एक बहुत ही छोटी सी जगह अपने अंकल से ली थी बिहार में, और फाइनली उसने जो मुगलों का बहुत ही बड़ा राजा हुआ करता था हुमायूं, उसको हरा दिया था। फिर इसने सूरी वंश की जो थी एस्टैब्लिशमेंट की थी, इसने सूरी शासन को शुरू किया था। शेर शाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टैब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी। ऑल्दो Su dynasty ruled only for 15 years, it introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more efficient। जो शेर शाह सूरी था बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, बहुत ही अच्छे से उसने कामकाज किया। उसने जीटी रोड का निर्माण किया था जो कि बंगाल से पेशावर तक जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के काफ़ी सारे उसने आइडियाज़ लिए थे
शेर शाह's administration became the model followed by the great emperor Akbar when he consolidated the Mughal empire. तो जिस तरीके से शेर शाह सूरी ने काम किया था तो उसकी इंस्पिरेशन अकबर ने भी ली थी और अकबर भी उसके नक्शे कदम पे चल रहा था जब उसने अपना एडमिनिस्ट्रेशन चालू किया था. So this was the entire chapter. If you have any doubts, you can ask in the comment section below. And till then, take care. Bye bye.